गुड मॉर्निंग बच्चों इकोलॉजी वाली यूनिट में अपन चैप्टर नंबर 16 में पढ़ रहे थे वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, वायु प्रदूषण का कारण क्या क्या है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं बच्चों वायु प्रदूषण का निवारण कैसे किया जा सकता है वायु प्रदूषण का। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, देखो बच्चों ध्यान से समझना, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र जो होता है ये कणिकीय अशुद्धियों को हटाने की सबसे कारगर युक्ति है। ध्यान से समझना बच्चों, पार्टिक्यूलेटेड मैटर, कणिकीय पदार्थ, कणिकीय पदार्थ जो होते हैं उनको हटाने के कई सारे तरीके हैं और कणिकीय पदार्थों को हटाने के लिए जो सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा जो विधि काम में ली जाती है वो है बच्चों स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र से 99% तक कणिकीय पदार्थों को हटा सकते हैं। 99% तक कणिकीय पदार्थों को रिमूव किया जा सकता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र से। अब देखो बच्चों इसमें होता क्या है, ये जैसे अपन मान लेते हैं स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र में एक इलेक्ट्रोड तार होता है। ये बीच में आपको ब्लैक कलर के डॉट से बच्चों इलेक्ट्रोड तार दिख रहा होगा ना, ऋणावेशित तार कह दो या अपन इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोड तार। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड तार में से हजारों वोल्टेज का करंट गुजरता है। इसी इलेक्ट्रोड तार में से बच्चों हजारों वोल्टेज का करंट गुजरता है और जो ये हजारों वोल्टेज का करंट गुजरता है ये अपने चारों तरफ कोरोना उत्पन्न करता है। देखो बच्चों चारों तरफ ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है विसर्जन कोरोना। तो जब इस इलेक्ट्रोड तार में से हजारों वोल्टेज का करंट गुजरता है तो ये कोरोना उत्सर्जित करता है। या ऐसे मान लो बच्चों इसके चारों ओर क्या उत्सर्जित किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोड तार है, तार में से गुजर रहा है हजारों वोल्टेज का करंट है, उस करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं चारों तरफ। तो एक क्षेत्र बन जाता है इलेक्ट्रॉनों का जिसको बोला जाता है विसर्जन कोरोना। अब इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इधर देखो बच्चों अस्वच्छ वायु, क्या है ये अस्वच्छ वायु, सॉरी अस्वच्छ वायु। अब अस्वच्छ वायु में होते हैं धूल के कण। सॉरी, अस्वच्छ वायु के अंदर होते हैं बच्चों धूल के कण। अब इस तार में से जब इलेक्ट्रोड सॉरी बच्चों देखो, जब अस्वच्छ वायु में जो धूल के कण थे, इन धूल के कणों को जब गुजारा जाता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र में से, तो बच्चों तार में से हजारों वोल्टेज का करंट गुजरने की वजह से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए थे। वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बच्चों इन कणिकीय पदार्थों से सट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किससे सट जाते हैं, कणिकीय पदार्थों से। और ध्यान दोगे ये जो कणिकीय पदार्थ हैं उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये कणिकीय पदार्थ बच्चों कैसे हो जाएंगे, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये कणिकीय पदार्थ कैसे हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाते हैं। अब देखो
संग्रह पट्टिकाएं लगी हुई होती है जो कि ग्राउंडेड रहती है, भूसंपर्कित रहती है। ये जो संग्रह प्लेट होती है भूसंपर्कित, ये संग्रह प्लेट बच्चों ऋणावेशित कणों को आकर्षित करती है। ये संग्रह जो प्लेट होती है ये ऋणावेशित कणों को बच्चों क्या करती है, आकर्षित करती है। तो यहां पर एक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो वायु का वेग है, वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी बच्चों इन प्लेटों के बीच में से क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। तो कणों पर ऋणावेश आ गया। ऋणावेश किस वजह से आया वो मैंने तुमको समझा दिया। और वो ऋणावेशित कण जब इन भूसंपर्कित संचयी प्लेटों के बीच में से गुजरते हैं तो ये प्लेटें उन कणों को क्या करती है, आकर्षित करती है। और वो कण जो होते हैं वो कण जमा हो जाते हैं, इनसे चिपक जाते हैं और आगे केवल क्या बाहर आती है, स्वच्छ वायु ही बाहर आती है। तो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र बच्चों किस चीज का तरीका है, वायु प्रदूषण के निवारण का तरीका है। किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करता है, कणिकीय पदार्थों की अशुद्धियों को दूर करता है। 99% तक कणिकीय पदार्थों को हटा सकता है। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि कणिकीय पदार्थों या कणिकीय अशुद्धियों को हटाने वाली सबसे जो कारगर युक्ति होती है वो क्या है बच्चों, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र है। अब देखो बच्चों, ये जो कणिकीय पदार्थ होते हैं, ये कणिकीय पदार्थ बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों, एक डाटा अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। एक डाटा अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है तो ध्यान से समझेंगे। सीपीसीबी के अनुसार, पहले तो ये समझो बच्चों ये सीपीसीबी क्या है। हालांकि पिछले चैप्टर में मैं आपको समझा चुका, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है। जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बताया, 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम व्यास के कण सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम व्यास के जो कण होते हैं ये सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। ये बच्चों जब अपन श्वास लेते हैं तो ये वायु के साथ साथ अपने श्वसन तंत्र में प्रवेश करके और कहां पर पहुंच जाते हैं, फेफड़ों में। श्वास के साथ फेफड़ों में पहुंचते हैं। श्वास के साथ में बच्चों ये फेफड़ों में पहुंचते हैं। और श्वसन संलेक्षणा है, इरिटेशन। श्वसन में क्या होता है बच्चों, इरिटेशन होता है, इन्फ्लामेशन, शोथ हो जाता है, इन्फ्लामेशन शोथ हो जाता है, फेफड़ों को क्षति पहुंचती है और साथ साथ बच्चों प्रीमैच्योर डेथ, अपरिपक्व मृत्यु भी हो सकती है। तो कणिकीय पदार्थ बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। साइज अगर अपन से पूछी जाएगी तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम व्यास के जो कण होते हैं वो हानिकारक होते हैं। कारण मैंने आपको समझा दिया क्यों होते हैं। तो ये तो बच्चों पहली चीज हो गई स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र कणिकीय पदार्थों को हटाने के लिए। अब बच्चों वायु प्रदूषण के निवारण के लिए जो दूसरी चीज अपनी बुक के अंदर दी हुई है वो है बच्चों मार्जक या स्क्रबर। मार्जक या स्क्रबर। अब देखो ये मार्जक या स्क्रबर क्या होता है, तो ध्यान दोगे बच्चों, ये मार्जक या स्क्रबर जो होता है ये सल्फर डाई ऑक्साइड जैसी
हानिकारक गैसों को हटाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को हटाता है। अब देखो बच्चों, होता क्या है, अभी मान लो उद्योग धंधे कल कारखाने वगैरह हैं, ठीक है, उनकी जैसे मान लो चिमनियां हैं, तो उसमें से हानिकारक गैसें निकलती है। तो होता क्या है, जैसे ये मान लो बच्चों मार्जक है, स्क्रबर, अस्वच्छ वायु उनका एग्जॉस्ट है, निर्वातक है। तो जो निर्वातक होता है, निर्वातक एग्जॉस्ट, जिसमें हार्मफुल गैसेज हैं, उसे मार्जक से गुजारा जाता है। एग्जॉस्ट या निर्वातक जिसमें हार्मफुल गैसेज है, उसे मार्जक से गुजारा जाता है। अब देखो, ये ऐसे इमेजिन कर लो, अस्वच्छ वायु है, इसको इस स्क्रबर में से गुजार रहे हैं। तो होता क्या है कि जो ये अस्वच्छ वायु का कॉलम है, स्तंभ है, इस पर चूने के पानी की फुहार गिरती है। इस पर क्या गिरती है बच्चों? चूने के पानी की फुहार गिरती है, और उस चूने के पानी की फुहार की वजह से जो हानिकारक गैसें होती है वो इसी में रह जाती है। कणिकीय पदार्थ जो होते हैं वो इसी में रह जाते हैं। केवल स्वच्छ वायु ही इससे बाहर आती है। ठीक है, तो मार्जक का उपयोग आप क्या बताओगे? मार्जक जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को हटाता है और वायु प्रदूषण के नियंत्रण में ये काम में आ जाता है। ठीक है, 2 युक्तियां कंप्लीट है। तीसरी जो युक्ति है वो है बच्चों कैटालाइटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक परिवर्तक। ये क्या होता है इसके बारे में अपन अभी और समझते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तक, देखो बच्चों, वायु प्रदूषण के निवारण के लिए तीसरी चीज है उत्प्रेरक परिवर्तक या कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब देखो बच्चों, ये किस में पाया जाता है, क्या उपयोग होता है, तो ध्यान से समझना। स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। स्वचालित वाहन जो है वो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। तो स्वचालित वाहनों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, नॉर्मली अपने को जैसे क्या करना चाहिए, स्वचालित वाहन है, इसमें सीसा रहित ईंधन काम में लेना चाहिए। ठीक है, टाइम पर इंजन की क्या करवानी चाहिए, मरम्मत भी जैसे करवानी चाहिए। तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, निवारण के लिए स्वचालित वाहनों के एग्जॉस्ट में, निर्वातक में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। और ये जो बच्चों उत्प्रेरक परिवर्तक होता है, ध्यान से समझेंगे, ये उत्प्रेरक परिवर्तक कीमती धातुओं का बना होता है, जैसे प्लेटिनम, पैलिडियम, रोडियम एटसेट्रा। इनसे बच्चों ये उत्प्रेरक परिवर्तक बना होता है। लगाया कहां पर जाता है? जो स्वचालित वाहन होते हैं उनके एग्जॉस्ट में इसको लगाया जाता है। अब बच्चों ये कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है, ये कैसे काम करता है तो ध्यान से समझना।
ये मान लेते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर है, प्लेटिनम, पैलेडियम है, रोडियम, इन सब चीजों का बना हुआ होता है। अब क्या करेगा बच्चों, जब निर्वातक या एग्जॉस्ट इसमें से गुजरेगा, तो ध्यान से समझना, अदग्ध हाइड्रोकार्बन, अदग्ध हाइड्रोकार्बन, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ये चीजें बच्चों क्या हैं, अधिक हानिकारक। ये जो बिना जला हुआ हाइड्रोकार्बन है, ये जब कैटालाइटिक कन्वर्टर में से गुजरेगा तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा CO2 और H2O में, लेस हार्मफुल। सीधा सा काम तो ये हो गया बच्चों कैटालाइटिक कन्वर्टर का कि ये ज्यादा हानिकारक चीजों को कम हानिकारक में बदल देता है। तो सबसे पहला काम तो क्या बता सकते हैं कि जो अदग्ध हाइड्रोकार्बन है, जो पूरी तरह से जला नहीं है, उस हाइड्रोकार्बन को ये CO2 और जल में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को बदल देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके अलावा बेटे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रोजन में। तो एक तो अगर ये कैटालाइटिक कन्वर्टर नहीं होता तो एग्जॉस्ट से बाहर क्या आते, बिना जला हुआ हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब चीजें बाहर आती। और यही चीजें जब कैटालाइटिक कन्वर्टर में से गुजरकर बाहर आती है तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तब्दील हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह ये नाइट्रोजन में। तो ये बच्चों अब कम हानिकारक है, इनको वायुमंडल के अंदर छोड़ा जाता है। तो ये भी एक समाधान निकाला गया है कि साहब जो स्वचालित वाहन है, उन स्वचालित वाहनों से बहुत अधिक वायु प्रदूषण होता है, तो उस वायु प्रदूषण के निवारण के लिए, नियंत्रण के लिए उनके अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। अब देखो बच्चों, हमें सीसा रहित पेट्रोल या डीजल का ही प्रयोग करना चाहिए। सीसा रहित पेट्रोल या डीजल का ही प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सीसा युक्त पेट्रोल डीजल होता है, ये बच्चों उत्प्रेरक परिवर्तक को अक्रिय कर देता है। आपने कई बार बच्चों जो पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं, वहां पर भी आपने मशीनों पे कई बार नोटिस किया होगा, वहां पर लिखा हुआ होता है हमारे यहाँ पर लेड फ्री, सीसा रहित तेल मिलता है। तो वो बच्चों जो शीशे युक्त तेल होता है पेट्रोल डीजल, वो क्या करता है, वो सीसा युक्त तेल जो होता है वो कैटालाइटिक कन्वर्टर को इनएक्टिव कर देता है। तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि गाड़ियों के अंदर जो ईंधन काम में लिया जा रहा है पेट्रोल डीजल, वो कैसा होना चाहिए, सीसा रहित होना चाहिए। अगर सीसा रहित होगा तो उत्प्रेरक परिवर्तक ठीक ढंग से काम कर पाएगा। क्लियर? ये बच्चों वायु प्रदूषण की कहानी कंप्लीट होती है। अब ध्यान से समझेंगे, वायु प्रदूषण निरोध व नियंत्रण जो अधिनियम है वो दिया गया था बच्चों 1981 में। ध्यान से समझना, वायु प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1981 में दिया गया था, जिसमें संशोधन करके 1987 में ध्वनि प्रदूषण को भी उसी में शामिल कर लिया गया। तो थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे अब ध्वनि प्रदूषण के बारे में।
देखो बच्चों, ध्वनि प्रदूषण, साउंड या नॉइज पॉल्यूशन। ध्यान से समझो बच्चों, वायु प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1981 में कब पारित किया गया, कब लागू किया गया बच्चों? ये 1981 में लागू हुआ ये वायु प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम। और 1987 में इसमें संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया। इसमें संशोधन करके और जो ध्वनि प्रदूषण है उसी को बच्चों इसमें शामिल कर लिया गया। अब देखो, उच्च स्तर की जो अवांछित ध्वनि होती है, जिससे अपने को परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, उसी चीज को बच्चों क्या कहा जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, उच्च स्तर की अवांछित ध्वनि को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। और ये समस्या बच्चों बड़े शहर में है, नहीं? बड़े शहर होते हैं, वहां पर उतने ही ज्यादा वाहन, उतने ही ज्यादा उद्योग धंधे रहेंगे, हैं? बड़ा शहर होगा तो उसमें कोई उत्सव होगा, वो भी बड़ा होगा, और जितना बड़ा उत्सव होगा उतना ज्यादा ही वहां पर शोर शराबा होगा। तो अवांछित स्तर की जो ध्वनि होती है उसी को ही बच्चों ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ध्वनि का जो मापन है वो किया जाता है बच्चों बेल और डेसीबेल में। मात्रक जो है वो बेल या डेसीबेल, या अपन ऐसे कह सकते हैं 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल। ये बच्चों ध्वनि का क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब ध्यान देंगे, 25 डेसीबेल 25 डेसीबेल पर रहता है बच्चों शांति का वातावरण। 25 डेसीबेल तक तो शांति का वातावरण रहता है, और 80 डेसीबेल से अधिक, 80 डेसीबेल या उससे अधिक तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। 80 डेसीबेल या उससे अधिक तीव्रता की जो ध्वनि होती है वो ध्वनि बच्चों ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। ठीक है, अब देखो, अभी मान लो कोई जेट प्लेन है, रॉकेट है, ये जब मान लो उड़ान भरते हैं जेट प्लेन, रॉकेट वगैरह, तो 150 डेसीबेल या इससे अधिक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कौन? जेट प्लेन और रॉकेट। और इनकी वजह से बच्चों जो कान का पर्दा है वो कान का पर्दा क्या हो सकता है? फट सकता है। हमारे सुनने की क्षमता जो है वो सुनने की क्षमता स्थायी रूप से क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा बच्चों उद्योग धंधे मान लो, हैं, शादी विवाह के समय पर लाउड स्पीकर, फटाके वगैरह मान लो, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अब बच्चों उसका निवारण कैसे किया जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए? तो नंबर 1, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कठोर कानून, नियम लागू किए जाने चाहिए। एक समय सीमा है या एक ध्वनि का स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए कि साहब इतने समय के बाद लाउड स्पीकर चलाना, पटाखे चलाना, ये सब चीज़ें नहीं शामिल की जाए। क्यों? क्योंकि जो ये अधिक ध्वनि होती है, अभी मान लो छोटे बच्चे होते हैं,
हैं, हॉस्पिटल के अंदर मरीज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, अपने शरीर की फिजियोलॉजी, मानसिक क्षमता, इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चों उच्च स्तर की ध्वनि का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसका क्या समाधान हो सकता है? उद्योग धंधों कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह लगी रहती है, उसमें ध्वनि अवशोषक का प्रयोग किया जाए, मफलिंग ऑफ नॉइस, ध्वनि को ढका जा सकता है। ठीक है, ध्वनि अवशोषक पदार्थों से दीवार, बाउंड्री, ऐसी चीजें बना दी जाए जिसकी वजह से शोर बाहर ना जाए। इसके अलावा बच्चों कोई अनुमेय स्तर लागू करना चाहिए। इस आप लाउड स्पीकर इतने समय तक चल सकते हैं, पटाखे मान लो इतने समय तक चल सकते हैं। निश्चित क्षेत्र सीमांकित होने चाहिए, स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर, हॉस्पिटल वगैरह के बाहर फिक्स होना चाहिए कि इस स्तर में, इतने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की तेज ध्वनि को लागू नहीं किया जाएगा, हॉर्न नहीं बजाए जा सकते, लाउड स्पीकर, पटाखे, जो भी है। इस प्रकार से बच्चों ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब अपनी बुक के अंदर वायु प्रदूषण से संबंधित एक केस स्टडी दी गई है बच्चों, दिल्ली की। कहां की स्टडी दी गई है? दिल्ली की। उसके बारे में अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण, वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण दिल्ली में किया गया केस अध्ययन। दिल्ली में किया गया केस अध्ययन। ध्यान दो बच्चों, अपने भारत में दिल्ली शहर में स्वचालित वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है। स्वचालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। इसका अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये राज्य दिल्ली की तुलना में बहुत बड़े हैं। तो ध्यान दोगे बच्चों, दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक। कारण क्या है? दिल्ली में स्वचालित वाहनों की संख्या, ये संख्या भी बहुत ज्यादा है। गुजरात और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के कुल वाहनों से भी अधिक है। कुल वाहन, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुल स्वचालित वाहनों को भी जोड़ दिया जाए, उससे भी ज्यादा वाहन हैं बच्चों कहां पर? दिल्ली में। तो दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण का स्तर बच्चों बहुत ही ज्यादा है। अगर 1990 के आंकड़ों को देखा जाए तो विश्व भर के सर्वाधिक वायु प्रदूषित 41 शहरों में, विश्व भर के सर्वाधिक वायु प्रदूषित 41 शहरों में दिल्ली का 4th स्थान था, 4था स्थान था। और यह बच्चों बहुत ज्यादा चिंता का विषय था। तो वहां के नागरिकों ने, दिल्ली के नागरिकों ने इस वाहन वायु प्रदूषण से परेशान होकर और सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की बच्चों जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिका दायर की गई सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है।
और बच्चों न्यायालय ने इस चीज की कड़ी निंदा करी सरकारों की कि आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हो, यहां पर प्रदूषण का इतना खतरनाक स्तर हो चुका है और उसके नियंत्रण के बारे में कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद में भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और कुछ नियम कानून बनाए। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा गया कि जो सार्वजनिक परिवहन है बसें वगैरह ये सब चीजें चलती है, उनके अंदर बच्चों पेट्रोल डीजल की बजाय, ध्यान देना बच्चों, अब ये जनहित याचिका तो दायर कर दी गई है, अब इसमें क्या किया जाए निश्चित उपाय, तो ध्यान दो, पेट्रोल डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जाए। पेट्रोल डीजल के स्थान पर बच्चों किसका प्रयोग किया जाए? सीएनजी का। सी फॉर कंप्रेस्ड, संपीड़ित, एन फॉर नेचुरल, प्राकृतिक, जी फॉर गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका प्रयोग किया जाए। और वर्ष 2002 तक सार्वजनिक परिवहन में जितनी भी बसें वगैरह साधन काम में आते थे, 2002 तक दिल्ली की सभी बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया। 2002 तक दिल्ली की सभी बसों को बच्चों किस में परिवर्तित कर दिया? सीएनजी में। अब देखो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो यहां पर क्या बन सकता है? सीएनजी के फायदे। सीएनजी के फायदे क्या क्या फायदे हैं बच्चों? नंबर 1 देखो, पेट्रोल डीजल की तुलना में सस्ता। जो ये सीएनजी है ये बच्चों पेट्रोल और डीजल की तुलना में क्या होता है? सस्ता होता है। नंबर 2, पूरी तरह से जलता है, पूरी तरह से जलता है ये सीएनजी। और नंबर 3, पेट्रोल डीजल की तरह इसमें मिलावट नहीं की जा सकती है। पेट्रोल डीजल की तरह इसमें क्या नहीं की जा सकती बच्चों? मिलावट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पूरी तरह से जलता है, प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल डीजल की तुलना में सस्ता भी आता है, और पेट्रोल डीजल में जिस प्रकार से सीसा मान लो, सल्फर कंपाउंड मान लो, एरोमेटिक कंपाउंड मान लो, उस तरीके से बच्चों इनके अंदर मिलावट नहीं की जा सकती। ये सारे के सारे हो जाएंगे सीएनजी के फायदे। अब नुकसान क्या है बच्चों? नुकसान यही है कि भाई जो भी स्रोत है, जो भी भंडारगर है, वहां से कोई फिलिंग स्टेशन है, कोई पंप है, वहां तक इसको कैसे लाया जाए। ठीक है, वितरण जैसे इसको कैसे किया जाए, इसके गैस रिसाव, इन सब चीजों को कैसे रोका जाए, बस ये एक थोड़ी सी समस्या है। अदरवाइज सीएनजी के बहुत सारे क्या हैं? फायदे हैं। तो मुख्य समस्या यही है कि साहब इसको इसके सर्विस स्टेशन तक, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं वहां पर सीएनजी के पंप तक इनको लाना है, लाइनें बिछाना, और जो सप्लाई होती है उस सप्लाई को अबाधित रखना, बस यही एक समस्या है। अदरवाइज बच्चों सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में फायदेमंद है। अब देखो बच्चों, प्रदूषण रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या अन्य उपाय किए। ये तो एक मुख्य उपाय हो गया कि साहब पेट्रोल और डीजल जो है उसकी बजाय आप किसका प्रयोग करो? सीएनजी का प्रयोग करो। और 2002 तक दिल्ली की सभी बसों को सीएनजी में बदल भी दिया गया। और क्या क्या प्रयास किए गए, उन चीजों पर बच्चों अपने को ध्यान देना है। और क्या क्या प्रयास किए गए, तो पहला जो प्रयास था वो तो ये था कि पुरानी जो गाड़ियां हैं, बस वगैरह जो भी है, उनको धीरे धीरे क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। और अभी अपने देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी हैं, उनके परिवहन मंत्री नितिन गडकरी
नितिन गडकरी जी के द्वारा भी इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है नई वाहन नीति के अंतर्गत कि 15 साल 20 साल से पुराने जो भी वाहन हैं उनको प्रयोग में नहीं लिया जाएगा, धीरे धीरे उनको समाप्त करना पड़ेगा। तो अन्य उपायों में पहला तो ये हो जाएगा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको धीरे धीरे हटा दिया जाए। दूसरा उपाय क्या है, शीशा रहित पेट्रोल डीजल का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का उपयोग करो, ठीक है। शीशा रहित पेट्रोल के साथ साथ कम गंधक कम सल्फर युक्त पेट्रोल डीजल होना चाहिए। उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग करो और वाहनों के लिए कठोर प्रदूषण स्तर लागू होने चाहिए। ध्यान से समझ लेंगे बच्चों, पुराने वाहनों को धीरे धीरे हटाया जाए, ठीक है। शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाए, सल्फर की मात्रा को कम किया जाए, उत्प्रेरक परिवर्तक वाहनों में लगाए जाए और वायु प्रदूषण से संबंधित कठोर नियम कानून बनाकर लागू होने चाहिए। ये कुछ उपाय थे जिनको सरकार जिन उपायों को सरकार ने अपनाया और दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम करना संभव हो पाया। अब बच्चों अपनी बुक के अंदर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत भी बताए गए हैं कि साहब ईंधन कैसा होना चाहिए। भाई ईंधन में ये तो कह दिया कि शीशा नहीं होना चाहिए है, और गंधक की मात्रा को कम करो, एरोमेटिक कंपाउंड की मात्रा को कम करो, तो ईंधन में सुधार करना पड़ेगा। तो ईंधन में सुधार के लिए कौन कौन से मानक मार्गदर्शी बनाए गए, और ईंधन में सुधार के साथ साथ उन्हीं के अनुरूप वाहनों के इंजन में भी बच्चों क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। अभी आप देखते भी हो जनरली जैसे बाइक वगैरह हैं वो BS6 भारत स्टेज 6 BS6 तक की गाड़ियां जैसे मार्केट में आ चुकी है, ठीक है। कार वगैरह हैं उनमें सब में भी BS5 BS6 इंजन आ रहे हैं। तो ये सब उसी चीज का परिणाम है कि जिस प्रकार से ईंधन में परिवर्तन किया गया उसी प्रकार से वाहनों के इंजन में भी परिवर्तन होना चाहिए। अब वो ईंधन और इंजन में क्या परिवर्तन किए गए, क्या नॉर्म्स बनाए गए, उनको बच्चों अपन और देख लेते हैं। देखो बच्चों, नई वाहन नीति भारत सरकार द्वारा इसके मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है नई वाहन नीति के। देखो यूरो 3 मानक के अनुसार, ध्यान देंगे ये ईंधन के लिए है, ये वाहनों के लिए है। यूरो 3 मानक के अनुसार डीजल व पेट्रोल में सल्फर या गंधक नियंत्रित करके क्रम से 350 व 150 ppm तक करना चाहिए। डीजल व पेट्रोल में 350 व 150 ppm तक क्या होना चाहिए, सल्फर की। साहब पेट्रोल डीजल में सल्फर की मात्रा इतनी होनी चाहिए। संबंधित ईंधन में हाइड्रोकार्बन 42% तक सीमित करना चाहिए। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है वो कहां तक सीमित करना चाहिए, 42% तक। मार्गदर्शी के अनुसार पेट्रोल व डीजल में गंधक को कम करके 50 ppm पर लाकर, देखो 350 150 इससे भी कम करके लाना है। पेट्रोल व डीजल में गंधक को कम करके 50 ppm पर लाकर लक्ष्य को 35% के स्तर पर लाना चाहिए। 350 150 से भी कहां लाना है, पेट्रोल डीजल में 50 ppm तक लाकर उसको 35% तक के स्तर पर लाना चाहिए। और ईंधन के अनुरूप ही वाहनों के इंजन में भी क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। ऐसा बच्चों नई वाहन नीति में भारत सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया। अब देखो भारत स्टेज 2, अब ये भारत स्टेज 2 ये वाहनों के इंजन के लिए है। भारत स्टेज 2 जो किसके इक्विवेलेंट है, यूरो 2 मानकों, ये ईंधन के लिए, ये इंजन के लिए। तो जो यूरो 2 मानक थे ईंधन के, वो किसके अनुरूप थे, भारत स्टेज 2 इंजनों के अनुरूप थे। भारत के किसी भी शहर में मान्य नहीं है।
भारत में उत्सर्जन मानकों का विवरण निम्नलिखित है जो अपनी बुक के अंदर दिए गए हैं। अब वर्तमान में तो बच्चों इंजनों में और भी ज्यादा सुधार किया जा चुका है, नए उत्सर्जन मानक और आ चुके हैं, लेकिन वो अपनी अभी बुक के अंदर शामिल नहीं किए गए। देखो वाहन का प्रकार, जैसे 4 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन के लिए नॉर्म्स BS थर्ड, साहब इंजन कैसा होना चाहिए, BS थर्ड, B फॉर भारत, S फॉर स्टेज, BS थर्ड इंजन होना चाहिए। यह चीज कब लागू की गई थी, अक्टूबर 2010 में लागू हो गई थी पूरे भारत में। अभी 2021 चल रहा है, अक्टूबर 2010 में लागू हो गई थी पूरे भारत में। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों में भारत स्टेज 4th BS 4, 12 महानगर, अपने भारत के 12 मेगा सिटीज थी जिनमें अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। उन 12-13 जो भी शहर दिए हुए उनके नाम आप अपनी बुक में से देख लेना। 3 पहिया वाहनों के लिए BS थर्ड, वही अक्टूबर 2010 से। 2 पहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज थर्ड, वही BS थर्ड, अक्टूबर 2010 से। लेकिन आजकल बच्चों ये 2 पहिया वाहनों में, 3 पहिया वाहनों में, सब में BS 4 या उससे आगे के, कारों में BS 6 तक के इंजन की भी कारें बच्चों अब मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो ये उत्सर्जन मानकों में वर्तमान में नई वाहन नीति के अंतर्गत और भी ज्यादा सुधार किया जा चुका है। आपकी NCERT में जो डाटा दिया हुआ है वो बच्चों ये कहानी है, ठीक है। ये सारे के सारे सुधार जब किए गए तो उसकी वजह से बच्चों थोड़ा बहुत प्रदूषण का स्तर कम हो पाया। आगे बात समझ में, यहां पर अपना वायु प्रदूषण वाला बिंदु कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण है वो अपन आगे वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।